नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। आज मैं आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं के स्पर्श पाठ्य पुस्तक की एक कहानी पढ़ाने जा रही हूं और साथ ही उसके प्रश्नोत्तर भी आपको समझाऊंगी। तो बच्चों शुरू करते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहानियां पढ़ाई नहीं है इस पाठ के, सिर्फ प्रश्नोत्तर कुछ पाठों के बता दिए हैं। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए हर पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी लेके आऊँगी, व्याख्या भी लेकर आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे मदद होगी। और आपकी जब मदद होगी तो आप मेरी भी मदद करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। आज का पाठ लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखी गई कहानी है तताड़ा बामेरो कथा। ये एक ऐसी कथा है जिसमें प्रेम और दुनिया के जो नियम कायदे कानून हैं उनके बारे में बताया गया है कि कायदे कानून जो हैं इंसानों के लिए हैं, इंसान कायदे कानून के लिए नहीं है। परिस्थितियां जब बदलती हैं तो उसके साथ साथ नियमों को भी बदलना चाहिए। परिवर्तन संसार के लिए सबसे आवश्यक है। जैसे जैसे समय बदलता है उसी हिसाब से, समय के हिसाब से नियमों को, कानूनों को या मनुष्य को अपने आप को, स्वयं को बदलने की ज़रूरत होती है। तो लीलाधर मंडलोई के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ बातें जो हैं उनको ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे विशेष चीज़ जो है ये पाठ प्रवेश। मैंने पहले भी जब प्रश्नोत्तर आपको बताए हैं वीडियोज़ में, तो उसमें ये ज़रूर बताया है कि पाठ प्रवेश जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको बताया गया है कि कहानी का मूल भाव क्या है, कहानी किस चीज़ से संबंधित है, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। मतलब पुरानी सभ्यता के बारे में लोक कथाएँ भी फैल जाती हैं। जो अपनी कहानी है उस चीज़ की वो तो है ही, लिखित या मौखिक रूप से कहानियाँ होती ही हैं, लेकिन बहुत सारी लोक कथाएं उसमें जुड़ जाती है। कुछ मनगढ़ंत भी होती हैं और कुछ सच्चाई लिए हुए भी होती हैं। किस्से ज़रूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। कहने का मतलब है कि जो पुरानी सभ्यताओं की कहानियां हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम उसी तरह के से घटी होगी, क्योंकि पुराने ज़माने में कहानी बनी थी या पुराने ज़माने में कोई घटना हुई थी, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया। तो जितने लोगों ने उसे सुनाया, अपने अंदाज में सुनाया, अपने तरीके में सुनाया, तो कुछ कुछ बदलाव उसमें आते चले गए। इस हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है कि कहानी जो हम सुन रहे हैं आज बिल्कुल सेम ऐसी ही कहानी उस समय घटी थी, ऐसी ही घटना उस समय घटी थी। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मूल आधार जो है वो वही रहता है। आधार वही रहता है, बताने का तरीका या कुछ बदलाव उसमें हो जाते हैं। लेकिन हाँ, उसमें संदेश या सीख ज़रूर होती है हर पुरानी कहानी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। वहाँ की जो लोक कथाएं हैं उनको लीलाधर मंडलोई ने अपने शब्दों में किताबों में लिखा और उसको लिखित रूप में संग्रहित किया है। प्रस्तुत पाठ तताड़ा बामेरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष का मतलब होता है वैर भाव, आपस में दुश्मनी की भावना, जलन की भावना। तो वहाँ पर विद्वेष की भावना जो थी बहुत गहरे तक बैठ चुकी थी लोगों के बीच में। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। युगल का मतलब होता है जोड़ा, यानी कपल। तो उन नियमों और कायदे कानूनों के चलते एक कपल का, एक जोड़े का अंत हो गया, मृत्यु हो गई। तो उस दर्द से, उस दुख के बाद ही लोगों ने उन नियमों में बदलाव किया। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युवक को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 पैराग्राफ है इसमें आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। ये जो पैराग्राफ है ये इस कहानी का
मूल भाव या केंद्रीय भाव बताता है। आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ तताड़ा बामेरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। वहाँ पर विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था और उस जड़ को मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। जब भी कोई इस तरह का बड़ा बदलाव करना पड़ता है तो किसी ना किसी को आगे बढ़ना आवश्यक होता है। इस कहानी में हमने देखा कि एक जोड़ा आपस में प्रेम करता है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि वो अलग अलग द्वीपों से हैं और उस जगह पे दूसरे द्वीप से बाहर के द्वीप में शादी नहीं की जाती थी, जिसका कि खामियाजा उन दोनों युगलों को झेलना पड़ा और दोनों की मौत हो गई। उनके मौत, उनके बलिदान की वजह से, उनके दुखद अंत को देखकर उस द्वीप समूह के लोगों को दर्द हुआ, तकलीफ हुई और उनके बलिदान के बाद वहाँ के नियम में बदलाव किया गया। बाद में लोगों के दूसरे द्वीप में भी शादी को स्वीकार किया गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि इस पाठ में लेखक बता रहे हैं कि विद्वेष जो है वो हमेशा दर्द ही पहुंचाता है लोगों को और उसका अंत सिर्फ प्रेम के द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है उद्देश्य आप कह सकते हैं कहानी का, प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता है। यही लेखक इस पाठ के द्वारा समझाते हैं और साथ ही साथ हमसे वो उम्मीद भी रखते हैं कि हम अपने समाज के लिए इस प्रकार के मिसाल बन सकें। ठीक है, अब कहानी हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। कहानी है तताड़ा बामेरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। इस पैराग्राफ में अंडमान द्वीप समूह के बारे में बताया गया। द्वीप का मतलब होता है आइलैंड और यहाँ पे समूह यानी कि किसी एक के बारे में नहीं बताया गया, बहुत सारे द्वीपों की कहानी है ये। तो द्वीप समूह जो है उसके बारे में बताया गया है कि उसमें एक द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर के 100 किलोमीटर दूर स्थित है और इसके बारे में ये भी माना जाता है कि निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार और ये लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। इनका मानना है कि ये दोनों द्वीप यानी कार निकोबार और लिटिल अंडमान जो है दोनों पहले एक ही थे, बाद में वो बट गए और उनके बटने की कहानी ये है। ठीक है, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तताड़ा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ये कहानी तब की है जब कार निकोबार और लिटिल अंडमान साथ में जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर उस समय जो एक छोटा सा गांव था, सुंदर सा गांव था, उसका एक युवक था तताड़ा और निकोबारी उसके व्यवहार की वजह से, उसके स्वभाव की वजह से उसे बहुत प्रेम करते थे। तताड़ा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उस द्वीप पर अनेक छोटे छोटे गांव थे, तो वो हर गांव के लोगों की वो सहायता करता था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि अपने गांव वालों को करता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। चर्चित मतलब फेमस था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते थे। मगर मतलब जब भी कोई तकलीफ हो या कोई ज़रूरत हो, मदद चाहिए होती थी तो उसे याद किया जाता था और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता था मदद करने के लिए। दूसरे गांवों में भी पर्व त्यौहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। अब जो इतनी मदद करता था उसका सम्मान तो होना ही चाहिए, तो लोग किसी भी त्यौहार में उसे खास कर बुलाते थे। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। व्यक्तित्व मतलब उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, आकर्षक थी, लोगों को अट्रैक्ट करती थी।
साथ ही उसका आत्मीय स्वभाव, आत्मीय मतलब अपनापन भरा जो स्वभाव था, उसकी वजह से भी लोग उसको पसंद करते थे, उसके पास रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपने कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। पारंपरिक वस्त्र पहनता था वो, जो अंडमान निकोबार के लोगों के लिए परंपरा के अकॉर्डिंग था, और साथ ही उसके कमर में एक लकड़ी की तलवार बंधे रहती थी। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोग उस तलवार के बारे में मानते थे कि वो दैवीय शक्ति से भरपूर है, यानी भगवान की शक्ति है, कुछ अलौकिक शक्ति उस तलवार में थी। लकड़ी के होने के बावजूद भी वो बहुत शक्तिशाली थी। तताड़ा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता। तताड़ा उस तलवार को हमेशा अपने साथ रखता था, लेकिन दूसरों के सामने उसका प्रयोग नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तो उसने जो कारनामे किए थे, जो कि बहुत साहसिक थे, बहुत अद्भुत कारनामे थे, इसलिए लोगों का मानना था कि उसकी तलवार में कोई शक्ति होगी। हालांकि उन्होंने कभी देखा नहीं था तताड़ा को इस्तेमाल करते हुए वो तलवार। तताड़ा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, एक अद्भुत रहस्य थी, राज थी। एक शाम तताड़ा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। जब वो काफ़ी थक चुका था, अथक परिश्रम यानी कि बिना थके परिश्रम करने के बाद वो समुद्र के किनारे टहलने के लिए गया था, और समुद्र से लगे क्षितिज तले सूरज डूब रहा था। क्षितिज का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पर ऐसा लगता है कि आसमान और धरती आपस में मिल रहे हों। तो जब वो बैठा हुआ था तो उसे कहीं दिख रहा था कि जैसे सूरज अब क्षितिज में डूबने वाला है। आप भी जब देखते होंगे सूरज को डूबता हुआ तो आपको लगता होगा ना कि सूरज धीरे 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 नीचे जा रहा है, तो वो नीचे कैसे जा सकता है किसी चीज़ के, लेकिन हम लोगों को क्षितिज की वजह से वैसा दिखता है। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, ठंडी हवाएं आ रही थी। बयारें मतलब हवा। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शनह शनह छीन होने को थी। जब पक्षी शाम के समय अपने घोंसलों में जाने लगते हैं ना, तो उस समय उनकी आवाज़, उनकी चहचहाहट बढ़ जाती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे अब क्षीण होने लगी थी, यानी कम होने लगी थी, क्योंकि घोंसले में पक्षी पहुंच चुके थे। उसका मन शांत था। यहाँ उसका का मतलब है तताड़ा का। विचार मग्न तताड़ा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तताड़ा वहाँ पे बैठा तो था, विचार में मग्न था, कुछ सोच रहा था, और सूरज के किरणों को जो समुद्र पर गिर रहे थे, जो रंग बिरंगे लग रहे थे, उसको निहार रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वो अपनी सुध बुध खोने लगा। तो गीत इतना अच्छा लग रहा था कि सुध बुध यानी उसकी होश खोने लगे थे। उस गाने के बोल में, गाने की आवाज़ में वो सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा के साथ बहते हुए उस तक पहुंच रहे हैं, उसकी आवाज़, उस गीत की आवाज़। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की, लेकिन वो जो ध्यान लगाकर उस चीज़ को सुन रहा था, सुध बुध खोया हुआ था, तो उस तंद्रा को, उस नींद को, उस बेखुदी को लहरों के एक वेग ने, प्रबल मतलब बहुत तेज वेग ने उसको भंग किया, तोड़ दिया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो गए उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। चैतन्य मतलब जैसे ही उसकी चेतना जागी, यानी वो होश में आया, ध्यान उसका टूटा, तो फिर वो उस तरफ बढ़ा जिधर से गीत के स्वर आ रहे थे, गीत की आवाज़ें आ रही थी। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। विकल मतलब बेचैन सा। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत का मतलब है प्रेम गीत।
वो लड़की जो थी तताड़ा के ही तरह शाम के सौंदर्य को देख रही थी, बेसुध होकर, बिना किसी ध्यान में। उसको कोई सुध नहीं था, कोई होश नहीं था। एक टक समुद्र के पानी पर जो डूबता हुआ आकर्षक रंग था ना, सूरज का रंग, उसको वो भी निहार रही थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी और श्रृंगार गीत यानी प्रेम गीत गा रही थी। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। उसको पता नहीं चला कि कोई उसको देख रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। जब समुद्र की एक लहर उसको भिगो गई तब उसने गाना बंद किया, और इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, मतलब अचानक इस तरह से भीग जाने के से उसका जो ध्यान भटका था उसको संभाल पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तब तक कि उसने एक आवाज़ सुनी जो कि बड़ी गंभीर और आकर्षक आवाज़ थी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तताड़ा ने विनम्रता पूर्वक कहा, बड़े पोलाइटली, बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि तुमने गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, चुप क्यों हो गई? तुम्हारा गाना बड़ा मधुर था। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। कोमल भावना मतलब सॉफ्ट इमोशंस, मतलब उस आवाज़ को सुनकर, उसको सामने में देखकर उस युवक को, उसके मन में उसके प्रति कुछ भावनाएं जागी जो कि बहुत मधुर थी, कोमल थी। हालांकि उसके अंदर कोमल भावना पैदा हुई, फिर भी उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, खुद को संयत करके, खुद को कंट्रोल करके। पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? वो गुस्सा हुई और पूछने लगी कि तुमने मुझसे इस तरह का असंगत यानी बेवजह का प्रश्न क्यों किया? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। वहाँ के नियम में ये भी नियम था कि वो किसी और गांव के युवक से बात करने के लिए मजबूर नहीं थी। इसलिए तुम भी जानते हो, वो ये बात कहती है। तताड़ा मानो सुध बुध खोए हुए था। तताड़ा को अभी भी होश नहीं था कि वो क्या कह रहा है और किसके सामने कह रहा है। तो उसी बेखुदी में, उसी बेसुधी में उसने जवाब देने के स्थान पर उससे पुनः अपना प्रश्न दोहराया। उसने कोई जवाब नहीं दिया उस लड़की के प्रश्न का, बल्कि फिर से प्रश्न दोहरा दिया। उसका प्रश्न क्या था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? उसने तुरंत फिर से कहा, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। अभी भी तताड़ा जो था उसकी आवाज़ में ही खोया हुआ था। युवती ने यानी कि उस लड़की ने कहा, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। तताड़ा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। और युवती ने उससे उसका परिचय पूछा कि तुम कहाँ से हो? तुम्हें इस गांव में पहले तो कहीं नहीं देखा था मैंने। गांव का नाम लपाती है। और तताड़ा लेकिन उसकी बात कुछ भी नहीं सुन रहा था, कोई प्रश्न नहीं सुन रहा था, एकदम सम्मोहित था, उसमें बिल्कुल हिप्नोटाइज जैसा लग रहा था। और उससे फिर से गाने के लिए कह रहा है कि गाना तुमने क्यों छोड़ दिया, गाओ। युवती झुंझला उठी और बार बार एक ही बात सुनकर अपने प्रश्न का कोई जवाब ना पाकर वो झुंझलाने लगी। वह कुछ सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, और एक बार फिर से उसने बड़े स्ट्रिक्टली कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग का आलाप रहे हो। वो गुस्से में कहती है कि तुम कितने ढीठ हो। मैं तुमसे तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ, तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, और तुम एक ही बात बार बार दोहराए जा रहे हो। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? तुम नहीं जानते कि दूसरे गांव के लड़कों से मैं बात नहीं कर सकती, उन्हें गाना नहीं सुना सकती? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी, और जब वो वापस जाने लगी तो तताड़ा को कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने शायद कुछ अजीब किया है। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब उसके सामने जाकर वो खड़ा हो गया होश में आने के बाद। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। और वो फिर माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना बेचैन हुआ था, इतना विचलित हुआ था, और तुमको देखकर कि मेरी चेतना लुप्त हो गई थी, यानी मेरा होश खो गया था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो।
तताड़ा ने विवस्ता में आग्रह किया। विवस्ता मतलब मजबूरी में उसने फिर से आग्रह किया कि तुम बस अपना नाम बता दो, उसके बाद तुम चले जाना। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। केंद्रित मतलब एकदम से टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर भी उसकी नज़रें टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, मतलब रिक्वेस्ट जो थी उसकी बड़ी सच्ची लग रही थी, बड़ा दिल से किया हुआ लग रहा था। वामिरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वो रस घोलती आवाज़ लड़की की थी। उसने अपना नाम बताया, वामिरो। वामिरो, वामिरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? और ये बात फिर से तताड़ा याचना भरे स्वर में पूछता है। याचना मतलब भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए स्वर में वो कहता है, नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो ने अन्यमनस्कता पूर्वक कहा। अन्यमनस्कता पूर्वक मतलब बिना उस तरफ ध्यान दिए हुए, अपने आप को तटस्थ रखते हुए, उसके आग्रह को इग्नोर करते हुए उसने कहा कि मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगी। और झटके से लपाती की तरफ वे सुधी सी दौड़ पड़ी और अपने गांव की ओर, लपाती की ओर दौड़ गई एकदम तेजी से। पीछे तताड़ा के वाक्य गूंज रहे थे, वामिरो, मेरा नाम तताड़ा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। बाट मतलब रास्ता, जोहूंगा मतलब देखूंगा। तो वो ये सुनने के बाद भी कि मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊँगी, उम्मीद नहीं छोड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पे फिर से कल आऊँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तताड़ा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो उसकी बात सुनकर भी कोई जवाब नहीं देती है। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगती है, क्योंकि उसको देखते ही उसके अंदर एक कोमल भावना का संचार हुआ था, प्रेम की एक भावना उठी थी। इसलिए उसको जवाब न देने की वजह से वो बेचैनी महसूस कर रही थी। उसके भीतर तताड़ा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। चूँकि वामिरो को तताड़ा पसंद आ गया था, वो आकर्षक था, इसलिए वो भूलना नहीं चाहती थी। लेकिन ऊपरी दिखावा था, क्योंकि वहाँ के नियम ऐसे थे, इसलिए वो ऊपर से छटपटा रही थी कि किसी तरह उसे नज़रअंदाज कर सके। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उसने तताड़ा की तरफ से अपना मन हटाने के लिए कुछ और सोचने की कोशिश की, लेकिन बार बार तताड़ा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। वो बार बार सोच रही थी कि तताड़ा की तरफ ना ध्यान जाए, उसको ना सोचे, लेकिन उसका चेहरा उसकी आंखों के आगे बार बार आ जाता था। उसने तताड़ा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तताड़ा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया था। अब उसने, तताड़ा चूँकि बहुत फेमस था अपने द्वीप पर, तो उस लड़की ने भी, वामिरो ने भी उसके बारे में कई कहानियां सुनी थी, जिसमें उसने एक साहसी और अद्भुत युवक की कल्पना की थी। लेकिन जब उसने तताड़ा को अपने सामने देखा तो उसने देखा कि वो बहुत ही सुंदर, बलिष्ठ तो है, किंतु बेहद शांत, सौम्य और भोला भी है। वो बलिष्ठ है, ताकतवर है, जैसा कि एक योद्धा होता है, जैसा कि उसने सोच रखा था, लेकिन साथ ही साथ वो शांत भी है, सभ्य भी है और भोला भी है। बहुत विरोधाभास था उसके व्यवहार में। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, क्योंकि वहाँ की परंपरा थी दूसरे गांव के युवक या युवती से शादी नहीं होती थी। इसलिए उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। श्रेयस्कर मतलब सबसे अच्छा समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। लेकिन वो चाह कर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। तताड़ा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्निमेष का मतलब पलक झपके बिना, और एकदम याचक की तरह, मांगने वाले की तरह, भिक्षुक की तरह उसकी प्रतीक्षा में डूबा हुआ उसे दिख रहा था कल्पना में। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। दोनों, इधर वामिरो तो बेचैन थी ही, उधर तताड़ा भी जो था वो भी व्यथित था, उससे मिलने की बेचैनी उसके अंदर भी थी। तो किसी तरह से आँच रहित मतलब किसी भी ऊर्जा या ऊष्मा से रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन बीत गया। मतलब कि उस दिन में कुछ भी विशेषता उन लोगों को नहीं लगी, क्योंकि दोनों का मन बेचैन था शाम की प्रतीक्षा में।
तताड़ा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। मतलब आज तक तताड़ा ने कभी कुछ किसी के लिए प्रतीक्षा किया ही नहीं था। पहली बार वो अपने पूरे जीवन में एकमात्र उसने प्रतीक्षा की थी, वो भी वामिरो की। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, यानी आश्चर्यचकित था। वह साथ ही रोमांचित भी और एक्साइटेड भी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया और उसकी बेचैनी इतनी थी कि उसने दिन ढलने का भी इंतज़ार नहीं किया, शाम होने का इंतज़ार नहीं किया, वहां पे पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। एक एक पल बीताना उसके लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था, पहाड़ के समान भारी लग रहा था, जैसे कि उसको धकेल नहीं सकते, उसी तरह समय को भी बिता नहीं पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, एक संदेह, एक शंका भी था कि अगर वामिरो न आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, कुछ फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। अगर वो नहीं आएगी तो वो क्या करेगा। सिर्फ प्रतीक्षारत था, सिर्फ लगातार इंतजार में डूबा हुआ था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। उसको यकीन तो नहीं था, पक्का तो नहीं था कि वामिरो आएगी ही, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक आस थी, एक उम्मीद थी। जैसे सूरज की किरणें शाम होते ही धीरे धीरे डूबने लगती है, वैसे ही कहीं उसकी आशा की किरण भी डूब न जाए। उसे इस बात की शंका थी, अंदेशा था। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता था, उम्मीद में। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। एक आकृति मतलब कि एक स्ट्रक्चर, उसको ह्यूमन स्ट्रक्चर, उसको फिगर उसको नज़र आता है। कुछ और थोड़ी सी वो फिर आगे बढ़ती है वो आकृति, तो थोड़ी सी साफ होती है, फिर कुछ और साफ होती है, फिर कुछ और साफ होती है, यानी उसके करीब आ जाती है। अब वो साफ से देख सकता था कि वो कौन था। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वो वामिरो थी। लगा जैसे वो घबराहट में थी, वो अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। मीरो को देखकर लग रहा था कि वो छुप छुप कर आ रही थी और घबराई हुई भी थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती थी। जैसे कोई घबराहट में हो और छुप के आता हो तो चारों तरफ देखते रहता है ना, वैसे ही उसकी दृष्टि, उसकी नजरें चारों ओर दौड़ रही थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई तताड़ा के सामने आकर ठिठक गई और फिर जल्दी जल्दी आकर तताड़ा के सामने ठिठक कर रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, कुछ था जो दोनों ने अंदर से महसूस किया था, लेकिन बोलने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। एक टक निहारते हुए जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। दोनों ने आपस में कुछ भी नहीं कहा, बस एक दूसरे को देखते रहे। शाम से रात हो गई, अंधेरा बढ़ने लगा और वामिरो को जैसे ही होश आया कि अंधेरा बढ़ रहा है, वो दौड़कर घर की ओर भाग गई। तताड़ा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। और तताड़ा वहाँ से कहीं नहीं गया था। निश्चल यानी कि बिना हिले डुले, बिना एक शब्द बोले वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते, बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहते थे। बात भी नहीं करते थे, बस साथ में बैठे रहते थे। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा था। दोनों ने एक दूसरे के लिए समर्पण कर दिया था अपने आप को। दोनों एक दूसरे पर खुद को न्योछावर करने को तैयार थे और ये बहुत गहरा लगाव था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। उन दोनों के शांति से बैठे हुए एक दूसरे को देखते रहना कुछ लोगों के नज़र में आ गया था और खबर हवा की तरह बह उठी। बात तो तुरंत फैल जाती है, ये भी बात फैल गई। वामिरो लपाती ग्राम की थी और तताड़ा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। दोनों अलग अलग गांव के थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और तताड़ा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रहीं। दोनों को समझाया गया कि तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, एक दूसरे को भूल जाओ, लेकिन दोनों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया और दोनों एक दूसरे से इसी तरह मिलते रहे जैसे लगातार मिल रहे थे। और बच्चों, इस तरह से कहानी का एक भाग पूरा हो जाता है।
अब कहानी का दूसरा भाग यानी कि अब उनके प्रेम का क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसी पाठ के प्रश्नोत्तर को भी हम लोग उसी वीडियो में जानेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और ये आपके पेशेंस के लिए भी मुश्किल है कि इतना लंबा वीडियो देखें, इसलिए मैं इसको यहीं पे बंद कर रही हूँ और जल्दी ही मैं दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगी। तो फ़िलहाल बाय बाय, टेक केयर और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।